दुनिया आज वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर पहुंच चुका है और इसका बहुत बड़ा कारण है ऑनगोइंग वॉर जो ईरान और इजराइल के बीच चल रही है। क्या दुनिया न्यूक्लियर वॉर देखने वाली है? क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है और इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा? आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी कहानी जानेंगे। सोचो, एक टाइम पर ईरान दुनिया का पहला देश था जिसने इजराइल को इंडिपेंडेंट नेशन माना था। आज वही ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स चला रहा है इजराइल पर। इजराइल ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर एयर स्ट्राइक्स कर दिया है। लेकिन ये हुआ कैसे दो दोस्त दुश्मन बन चुके हैं? क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या पड़ने वाला है? इस स्टोरी को स्क्रैच से जानते हैं। इस स्टोरी को जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि आखिर ये दोनों देश एग्जिस्टेंस में आए कैसे। ये कहानी है रिलीजन, पॉलिटिक्स की और इसके साथ साथ ग्लोबल पावर के गेम की। आइए शुरू करते हैं ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट की असली कहानी। सबसे पहले जानते हैं कि इजराइल एग्जिस्टेंस में कैसे आया। देखिए, अगर हम इजराइल की बात करें तो ये एक ऐसा देश है जहां पर जुडाइज्म को फॉलो किया जाता है और ज्यूइश लोग रहते हैं। जुडाइज्म एक अलग धर्म है। इस एरिया में पहले रोमन्स ने कभी रूल किया था। 15th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का रूल बन गया। ऑटोमन एम्पायर, जो कि एक मुस्लिम डायनेस्टी थी, इस्लामिक कल्चर को फॉलो किया करती थी। कई सालों तक यूरोप के कई देशों ने इनके ऊपर एट्रोसिटीज करी। लेकिन कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 रिजल्ट था बल्कन एरिया में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ। 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस रीजन को कैप्चर कर लिया और बोला कि ये तो ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन है। ज्यूइश लोग यूरोपियन के परसिक्यूशन से थक चुके थे। उन्होंने ज़ायोनिस्ट मूवमेंट चलाई और इसी के चलते वो एक इंडिपेंडेंट ज्यूइश देश बनाया जिसका नाम था इजराइल, जो होमलैंड था सिर्फ और सिर्फ ज्यूइश लोगों का। 14 मई 1948 की बात है जब यहाँ पर डेविड बेन गुरियन ने डिक्लेयर किया इस स्टेट ऑफ इजराइल और कहा कि इजराइल का जन्म हुआ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जब आया, जब अगले ही दिन अरब नेशंस ने इजराइल पर अटैक करना शुरू किया। कारण सिर्फ और सिर्फ रिलीजन था। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, ये सभी ने मिलकर चाहा कि एक ज्यूइश स्टेट उनके बीच में कभी भी पैदा ना हो। और यहाँ से स्टार्ट हुई अरब इजरायली वॉर और तब से लेकर आज तक मिडिल ईस्ट सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट का जोन बना हुआ है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। इजराइल के साथ साथ हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ईरान कैसे एग्जिस्टेंस में आया और उसका इतिहास क्या है। देखिए, अगर हम ईरान की बात करें, ईरान एंशिएंट सिविलाइजेशन में पर्शिया नाम से जाना जाता था। 20th सेंचुरी के शुरुआत में यहाँ पहलवी डायनेस्टी का रूल शुरू हुआ जब शाह रेजा और उनके बेटे मोहम्मद रेजा शाह ने ईरान को मॉडर्नाइज करने की सोच ली और देश में एक नए रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। देखिए, ईरान एक ऑयल रिच देश है, ये सभी जानते हैं। काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। शाह के समय से ही इजराइल और ईरान के बीच में अच्छे रिलेशंस थे। तो आखिर ये रिलेशंस खराब कैसे हुए? ये दोनों देश काफी अच्छे दोस्त थे जो कि ऑयल सप्लाई करते थे, वेपन्स और मिलिट्री कॉपरेशन में थे। इवन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर एक्सचेंज भी करते थे। तो फिर दुश्मनी की शुरुआत ऐसे होती है जब 1979 में पूरी पिक्चर बदल गई। देखिए, पहलवी डायनेस्टी के बाद हमने ये देखा कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है जिसमें मोनार्की को ओवरथ्रो करके ये देश बन जाता है थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक। अब थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद ज्यूइश और इस्लाम दोनों आपस में दुश्मन बन जाते हैं। इसको इस्लामिक देश बनाया था अयतुल्ला खुमैनी ने।
इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर इजराइल को इस्लाम का दुश्मन डिक्लेयर कर दिया गया। आप जानते हैं ईरान ने इवन ये तक बोल दिया कि इजराइल तो इलेजिटिमेट है, यानी कि इसका कोई दर्जा नहीं है। इजराइल के पासपोर्ट तक को मना कर दिया गया ईरान के द्वारा। तब से ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में उलझ चुके हैं। देखिए, प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है जब ये खुद तो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनते, बल्कि किसी और को लड़ाई के लिए या जंग के लिए बीच में हथियार बनाते हैं। इस कहानी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। 1980s और 1990s के दौरान ईरान और मिडिल ईस्ट में अपना प्रॉक्सी नेटवर्क डेवलप करने लगा। प्रॉक्सी नेटवर्क कैसे डेवलप किया? उसने कुछ ग्रुप्स को इकट्ठा किया, जैसे कि हमास जो कि पैलेस्टीन में उसका साथ दे रहा था। इसके अलावा हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में उसका साथ दे रहा था, हुतिस यमन में, इसके साथ साथ पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पीएमएफ जिसे हम कहते हैं, वो उसने इराक में बिठा दी थी। अब सभी जगहों पर अब अपने साथ देने वाले जब ग्रुप बिठा दिए तो ये सब इजराइल के खिलाफ होने लगे। ये सब ईरान बैक्ड ग्रुप्स थे जो इनडायरेक्टली इजराइल के खिलाफ काम करने लग गए। ईरान ने ओपनली बोला कि इजराइल शुड बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। अब आप सोचिए कि वो उसको दुनिया से, नक्शे से निकालना चाहता है। लेकिन इन सभी की शुरुआत तब हुई जब उसके पास न्यूक्लियर पावर का बैकअप आया। देखिए, ऐसा देश जो कि प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, बैकअप में स्ट्रांग होने लग गया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950s के आसपास स्टार्ट हुआ। 1990s में ईरान ने सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी। देखिए, सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नेचुरल यूरेनियम जो मिलता है, इसमें दो आइसोटॉप होते हैं। एक होता है यूरेनियम 235 और दूसरा होता है यूरेनियम 238। अब जहां से न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है वो है यूरेनियम 235, लेकिन इसमें एनरिच्ड नहीं होता। ये इसमें क्या करना होता है, हमें न्यूट्रॉन से यूरेनियम 235 को इकट्ठा करना पड़ता है ताकि वो 95% तक एनरिच्ड हो जाए। जब भी कोई यूरेनियम एनरिच्ड होता है 90% तक, तभी उससे न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर हम ईरान की सिचुएशन देखें तो वो 60% तो एनरिच्ड हो चुका है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। कहानी जब बिगड़ी, जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बार बार इंस्पेक्शन किए और 12 जून 2025 को पहली बार ये पाया कि ईरान अब नॉन कंप्लाइंट बन चुका है, यानी कि अब वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा 20 सालों में पहली बार देखा गया। जब 20 सालों में पहली बार ऐसा देखा गया तो फिर खतरा बना इजराइल के ऊपर, क्योंकि ईरान और इजराइल काफी सालों से दुश्मन है। इजराइल को ये पता चल चुका है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो सबसे पहले वो उड़ाने वाला है इजराइल को। वहीं यह खतरा यूएस भी फेस कर रहा है, क्योंकि उसकी लोकेशन काफी स्ट्रैटेजिक है। अब आईएईए की इस रिपोर्ट के अगले ही दिन इजराइल ने अपना एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक थी। टारगेट किया गया था इजराइल के न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स को, जैसे कि नातांज, फोर्डो, अराक। देखिए, गोल ये था कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है। हम जितना उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगे वो उतना पीछे जाता जाएगा। इसके जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने लॉन्च किया अपना एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। मैसिव रिटेलिएशन था जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन स्ट्राइक्स और काफी ज्यादा साइबर अटैक्स किए गए इजराइल के ऊपर। ये पूरा मिडिल ईस्ट एक बर्निंग जोन बन चुका है और हम जानते हैं कि खतरा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत या न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत ना हो। हम एक और बात पर स्ट्रेस करेंगे कि ईरान के साउथ में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ जोड़ता है। ये दुनिया का वही हिस्सा है जहां हर रोज का 20% ऑयल रिजर्व ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिस कारण से यूएस भी चाहता है कि ये वॉर इसी समय पर रुक जाए। बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, इंडिया डेली 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, वो भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ईरान के पास है। आप उसका सिग्निफिकेंट, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो जान ही चुके हैं।
अगर ये स्ट्रेट बंद हो गया तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगा। जब ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, देश में आएगा इन्फ्लेशन और हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन हो जाएगी। सिर्फ यही कारण नहीं है, आप जानते हैं इंडिया का 66% डायस्पोरा आज भी मिडिल ईस्ट में रह रहा है। हमारी जो ओवरसीज पॉपुलेशन है वो रहते हैं यूएई, सऊदी, कुवैत, कतार, ओमान और बहरीन में। अगर वहां वॉर हुआ तो इसका मतलब इंडियंस भी रिस्क में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप जानते हो तो छाबर पोर्ट भी ईरान में सिचुएटेड है। हाँ, वही छाबर पोर्ट जो अफगानिस्तान को लिंक करता है सेंट्रल एशिया से। अगर ईरान अनस्टेबल होता है तो इंडिया की कनेक्टिविटी, उसका डिफेंस एक्सेस और उसका जो ट्रेड है ये सफर करेगा। देखिए, अगर हम जियोपॉलिटिकल रियलिटी को देखें तो सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये सारे देश भी खतरे में। आप जानते हैं कि जैसे ईरान न्यूक्लियर वेपन की शुरुआत करने लगा था, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए तैयार होने लगा था, दूसरे देश का कहना था कि अगर ये काम ईरान कर सकता है तो वी विल ऑल्सो डू। ये खतरा हो जाएगा वर्ल्ड में न्यूक्लियर डेवलपमेंट का। ईरान और इजराइल के बीच यही वॉर सिर्फ दो देश को नहीं बल्कि यूएस, रशिया, चाइना जैसे पावर्स के लिए भी एक टेस्टिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। अब इस वॉर में यूएस डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर चुका है। उसने ईरान के ऊपर अटैक किया। इस अटैक में यूज किए B-2 बॉम्बर्स। आप जानते हैं ये B-2 बॉम्बर्स ने अटैक किया उन्हीं साइट्स पर जहां पर न्यूक्लियर डेवलपमेंट ईरान कर रहा था। ये B-2 बॉम्बर्स को डिटेक्ट करना, वो भी रडार के थ्रू, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब देखना ये होगा कि अगले 2 वीक्स में ये वॉर किस जगह पर पहुंचता है। क्या ये वर्ल्ड वॉर रिजल्ट करेगा, क्या ये न्यूक्लियर वॉर रिजल्ट करेगा और इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो के लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया की हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचे। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए और कहानियों के लिए फॉलो करें तन्वी इनसाइट्स को। थैंक यू।